सेक्टर की समझ आपके दिमाग में आ जाए ताकि आप मेंस लिखते समय आप बेहतर तरीके से मॉडल आंसर प्रस्तुत कर सकें। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए हम लोग चलते हैं। देखिए अर्थशास्त्र के हमारे दो विंग्स हैं, अर्थात हम कह सकते हैं दो प्रकार के हैं, दो विंग्स हैं, दो क्षेत्र हैं अर्थशास्त्र के। अगर हम अर्थशास्त्र को देखें बच्चे, तो इसको हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला जिसका नाम है माइक्रो, सब लोग जानते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम लोग जो है कि हिंदी में बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। और दूसरा इसका विंग्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। इज इट क्लियर? अब इन दोनों को हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि कौन कौन से बुकें लिखी गई एडम स्मिथ के द्वारा। तो कितने विंग्स होते हैं हमारे पास? दो विंग्स होते हैं अर्थशास्त्र के। पहला जिसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, जिसको हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। देखिए हमें इसको पढ़ना नहीं है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसको नहीं पढ़ना है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे यहाँ पे, और इसी कंसेप्ट में लेकर के, इसी को ध्यान में रखिएगा, इसी माइक्रो इकोनॉमी के कंसेप्ट को लेकर के इस बार बजट में ध्यान रखिएगा, इस बार बजट में मतलब 2022 और 23 के बजट में एक टर्म यूज किया गया है, मैक्रो स्टेबिलिटी शब्द का प्रयोग किया गया है। स्थिर अर्थात आप कह सकते हैं समष्टि अर्थशास्त्र जो है उसका स्थिरांक की बात की गई है। ये हम कंसेप्ट आगे लेंगे क्योंकि ये छोटा शब्द नहीं है बेटा, ये अपने आप में इसमें इन्फ्लेशन भी जुड़ेगा, इसमें एफडीआई भी जुड़ेगा, इसमें बैंकिंग सिस्टम का भी कंसेप्ट जुड़ेगा। इसको हम लोग आगे क्लियर करेंगे जब हम पढ़ाएंगे माइक्रो स्टेबिलिटी का कंसेप्ट लेंगे, तो उस दिन हम लोग इसको पढ़ाएंगे। तो अभी यहाँ पे इसको टच नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, फिर हम अपने रास्ते से भटक जाएंगे। चलिए आइए हम लोग सीखते हैं। अब देखिए पहली बात देखो जरा, पहला बात देखिए हम लोग जब कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, देखिए जरा ध्यान से, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? देखिए माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, अर्थात हम लोग इसको बोलते हैं व्यष्टि बोले या सूक्ष्म बोले, एक ही शब्द है। तो सूक्ष्म का मतलब होता है जैसे हम लोग यूनिट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किससे बोलेंगे? यूनिट का मतलब होता है इकाई। जब हम लोग एक इकाई की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग किसी भी अर्थव्यवस्था में एक सिंपल एक इकाई की बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक। अर्थात हम लोग कह सकते हैं व्यक्तिगत, ठीक है ना, व्यक्तिगत व्यवस्था का अध्ययन करते हैं हम लोग, ये कह सकते हैं हम लोग व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था का या अर्थशास्त्र का हम लोग अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ये क्लियर? सब लोगों को मैसेज करें, सब लोग यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, या व्यक्तिगत व्यवहार का हम लोग अध्ययन करते हैं, दोनों बात एक ही होगा। या हम लोग कह सकते हैं व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन करते हैं, व्यवहार का अध्ययन करते हैं हम लोग, अध्ययन करते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं माइक्रो का मतलब ये सूक्ष्म होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जरा ध्यान से समझिएगा, जैसे एग्जांपल हम लिखता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा, जैसे मैंने लिखा अ फर्म मतलब एक कंपनी या एक उद्योग, अगर मैं लिखा अ कंपनी, तो हम इसको कैसे कहेंगे कि ये कौन सा अर्थशास्त्र में आता है? तो आप बोलिएगा सर माइक्रो अर्थशास्त्र में, क्योंकि यहां पे अ का मतलब एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे अ का मतलब एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। जैसे हम बोले अ फैमिली, अगर मैं फैमिली की बात करूंगा तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अगर मैं बोलूं अ होम या हाउस होल्ड, अगर मैं अ हाउस होल्ड को बोला मैंने, जैसे मान लो कि अ हाउस होल्ड में लिख रहा हूं, तो ये किसको प्रेजेंट करेगा? अ हाउस होल्ड। आप लोग हिंदी लिख लीजिएगा, आप लोग हाउस होल्ड, तो ये हाउस होल्ड की बात कर रहा है, मतलब एक हाउस होल्ड की बात कर रहा है। इसका मतलब ये कौन हमें बताता है? माइक्रो इकोनॉमी बताता है। इज क्लियर हो रहा है क्या सभी लोगों को? ठीक है, जहां पे एक बार मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जहां पे एक यूनिट की बात करते हैं, एक इकाई की बात करते हैं, यह हमें कहलाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। इसमें हम लोग व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ये क्लियर हो गया? व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन करते हैं, इसे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक कहते हैं। और यूपीएससी में इसका काम नहीं है, थोड़ा बहुत काम होता है, उसको हम लोग जो जोड़ करके कहीं और पढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। आइए, अगर आपसे अगर कोई कहता है कि ठीक है तो बताओ सर मैक्रो क्या होता है, नंबर 2, अगर आपसे कोई कहता है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो आप बोलिएगा इसको समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। इज इट क्लियर? सभी लोगों को समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, यहां पे हम लोग समग्र चीजों का अध्ययन करते हैं, समग्र चीजों का अध्ययन करते हैं, समग्र का अध्ययन करते हैं। इसका मतलब जैसे एग्जांपल, अगर हम कहें कि नेशनल इनकम, अर्थात हम जब नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के लिए है, पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए इसको बताया जाता है ना। तो किसी एक व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है ना, इसको समग्र रूप में लिया जाता है। इज इट क्लियर? जैसे हम आपसे बोले कि अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करेंगे, तो जैसे हम बेरोजगारी की बात करेंगे, तो किसी एक व्यक्ति के लिए बेरोजगारी नहीं होगा, पूरे देश के स्तर पर बेरोजगारी होगा, पूरे देश के स्तर पर होगा। ध्यान रखिएगा, ये मैं आप लोगों को बिल्कुल बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे हमने कहा कि इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, और ये तो शब्द हमारा लोकल शब्द है। अगर हम इसको देखें इकोनॉमिक टर्म में तो मुद्रास्फीति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो मुद्रास्फीति किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होता, वो सभी के लिए होता है, पूरा देश पर मुद्रास्फीति का प्रभाव होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अन्नू, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, शुक्रिया इसके लिए। ठीक है ना, आप लोग कमेंट इसी तरीके से करते रहिए। ठीक है, तो पूरे देश किस पे बात होती है, आप मेरी बात समझ रहे हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि बीओपी एंड बीओटी, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड। आगे हम लोग बात करेंगे बेहतर तरीके से भारत में क्या चल रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड को लेकर, बजट और सर्वे जोड़ के पढ़ेंगे, ताकि इस बार जो बच्चे 5 जून को एग्जाम देने जा रहे हैं या आने वाले समय में प्री निकाल करके मेंस का जो एग्जाम देंगे, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए मैं सारी चीजों को कवर करूंगा अपने स्तर पर। और मैं बता देना चाहता हूं बेटा, देखिए ध्यान से, 3 बार इंटरव्यू मेरा रहा है, 3 टाइम इंटरव्यू रहा है मेरा, 3 टाइम, इसलिए इस बात को आप लोग ध्यान से रख करके पढ़िएगा सभी लोग। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने क्या सीखा बेटा? पहला तो हमने माइक्रो सीखा, और करता है होल को प्रेजेंट करता है, ये हमारा यूनिट को प्रेजेंट करता है। किसको प्रेजेंट करता है? यूनिट को प्रेजेंट करता है। और ये किसको प्रेजेंट करता है? होल मतलब समग्र भाग को प्रदर्शन करता है, समग्र को करता है। किसको करता है बेटा? है समग्र को। ये क्लियर हो गया यहां पर? तो यूनिट को रिप्रेजेंट करता है और ये समग्र को प्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया क्या यहां पे सभी लोगों को? एक बार मुझे बताइए, कमेंट करिए आप लोग। देखिए कमेंट नहीं करोगे तो हाँ ठीक है। प्रिया जी लिख रही हैं सर यू आर गुड टीचर, थैंक यू सो मच इसके लिए। चलिए हम लोग आगे चले। अब देखिए, अब जब हम लोग माइक्रो की बात कर ही रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा। देखिए अगर आपसे पूछता है कि फर्स्ट इकोनॉमिक्स बुक किसके द्वारा लिखी गई बेटा?
तो आप बोलिएगा कौटिल्य के द्वारा, लेकिन ध्यान रखिएगा कौटिल्य के द्वारा। लेकिन इसके बुक जो इसने अर्थशास्त्र बुक लिखा, अर्थशास्त्र जो इन्होंने बुक लिखा, वो ज्यादातर देखा जाता है कि राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से और जो कि प्रशासनिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। इज इट क्लियर? अर्थशास्त्र की पहली बुक कौटिल्य ने लिखा, जिसको चाणक्य के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका जो ज्यादा इंटेंशन अगर आप देखोगे इस बुक का, तो राजनीति और प्रशासनिक दृष्टिकोण से ज्यादा महत्व रखता है। इज इट क्लियर हो रहा है? अब देखिए दूसरी पॉइंट अगर मैं बोल रहा हूं, तो अगर आप कह सकते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, या फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, तो बेटा एडम स्मिथ का नाम याद रखिएगा। एडम स्मिथ को कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद साहिल। इज इट क्लियर हो रहा है क्या? सभी लोगों को क्लियर हो रहा है? मुझे बताइएगा। अब देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, एडम स्मिथ में, देखिए एडम स्मिथ की जब हम बात करें तो 1759 में, ध्यान से समझिएगा, 1759 में इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, बहुत अच्छी बुक थी। इस बुक का नाम है द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट। बेटा ये बुक का नाम इंग्लिश में है, इसलिए इंग्लिश में मैं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए बुक का नाम मैं दोबारा लिख रहा हूं, इनके द्वारा जो है कि 1759 में मतलब एडम स्मिथ के द्वारा, एडम के द्वारा एक बुक लिखी गई जिसका नाम है द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट। मोरल सेंटिमेंट लिखी गई कब लिखी बेटा? 1959 में लिखी गई। दूसरी बुक इनके द्वारा लिखी गई 1976 में, 1776 में लिखी गई, 1976 में नहीं 1776 में लिखा गया। 1776 में एक बुक लिखा इन्होंने, वेल्थ ऑफ नेशन। क्या लिखा इन्होंने? वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। ध्यान में रखिएगा, वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखी गई? तो ये भी एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है, एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। और एक बुक इन्होंने डिफाइन किया, ये कंपाइलेशन बुक था लेकिन इन्होंने डिफाइन किया था, इसलिए डिफाइन शब्द लिख रहा हूं। डिफाइन इन्होंने किया, वो बुक का नाम है द इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ कहा इन्होंने, साइंस ऑफ वेल्थ कहा। इज इट क्लियर? तो इनके द्वारा इसको डिफाइन किया गया था। डिफाइन का मतलब इनके द्वारा इसको परिभाषित किया गया था। क्या किया गया था? परिभाषित किया गया था। तो इनके तीन बुकों का नाम आप लोग याद रखना, ठीक है ना? तीन बुकों का नाम आपके पास याद होना चाहिए। 1759 में द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट इन्होंने बुक लिखा था। इसके बाद 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन इन्होंने बुक लिखा था। इसके बाद तीसरी जो लिखा था, इन्होंने डिफाइन किया था द इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, इन्होंने डिफाइन किया था। इज इट क्लियर हो गया क्या सभी लोगों को? मुझे बताइए कि हाँ क्लियर हो चुका है। एक बार मुझे सभी लोग बताइए क्लियर हो चुका सभी लोगों को? जल्दी से मैसेज करिए, मैसेज आप लोगों को देख रहा हूं। ठीक है, क्लियर है? एक बार सभी लोग मैसेज करें प्लीज। यहां तक क्लियर है तो बहुत बढ़िया बात है। देखिए इन्होंने जो बुक लिखा था वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ ने जो वेल्थ ऑफ नेशन लिखा था इन्होंने बुक, वेल्थ ऑफ नेशन, इसी को लेकर के इनको 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या मिला था बेटा? ठीक है, नोबेल पुरस्कार दिया गया था इनको। और बच्चे ध्यान रखिएगा 1999 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किससे किया गया था? भारत रत्न दिया गया था इनको। किसको दिया गया था? एडम स्मिथ जी को। यहां तक क्लियर हो गया सभी लोगों को? बिल्कुल राजकुमार एमडी परफेक्ट, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक सभी लोगों को समझ में आ गया? मुझे एक बार बताइए जरा, ये जो बातें हैं ना, देखिए जरा ध्यान से, ये जो बातें हैं नोबेल पुरस्कार का, ये एडम स्मिथ को नहीं मिला था, बल्कि ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एडम स्मिथ को नहीं, ये जो कि अमर्त्य सेन को मिला था। अमर्त्य सेन को, किसको मिला था? अमर्त्य सेन। इसलिए अमर्त्य सेन को फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहा जाता है, इंडियन इकोनॉमिक्स कहा जाता है। बाकी जो है कि वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसकी है? एडम स्मिथ की। दोबारा मैं लिख रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर आप कहोगे एडम स्मिथ को ध्यान रखिएगा, एडम स्मिथ को जो है कि इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखा था, वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखा था, ठीक है? इसीलिए जो है कि इनको जो है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इज इट क्लियर? लेकिन अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, भारत के परिप्रेक्ष्य में फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमिक्स अगर हम देखें तो अमर्त्य सेन जी को कहा जाता है। अमर्त्य सेन जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अमर्त्य सेन जी को। अमर्त्य सेन जी को कहा जाता है। इज इट क्लियर? एक बार मुझे बताइए कि हां सर क्लियर हो गया? अमर्त्य सेन जी को कहा जाता है। और इनकी एक बहुत अच्छी बुक है इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक्स वेलफेयर इनकी बुक है। और इसी बुक पर इन्होंने 1998 में बेटा जो है कि इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, और दूसरा जो है कि 1999 में जो है कि इन्हें भारत रत्न मिला था। तो इनको मिला था, उनको नहीं मिला था, ये भारत रत्न इनको मिला हुआ था। फैक्ट ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, नोट कर लीजिएगा सभी लोग, एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ठीक है? क्लियर हो गया सभी लोगों को? आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है? बिल्कुल, हम आप लोग के मैसेज देख रहे हैं। देखिए 24 जुलाई, ध्यान से समझिएगा, 24 जुलाई 1991 को गोल्डन डे घोषित किया गया था, भारत में घोषित किया गया था बच्चा। और ये किसके द्वारा गोल्डन डे घोषित किया गया था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। डॉक्टर मनमोहन सिंह सभी लोग जानते हैं, मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। और इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को 2014 में, ध्यान रखिएगा, 2014 में जापान से नेशनल अवार्ड मिला था। नेशनल अवार्ड मिला था, ध्यान में रखिएगा, क्या मिला था? नेशनल अवार्ड दिया गया था इनको। और कहां से मिला था बेटा? तो जापान से दिया गया था 2014 में, ठीक है? अब ये हमारा एक पोर्शन समाप्त हो चुका है, इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन हमारा समाप्त हो चुका है, ठीक है ना? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जरा एक बार आप मैसेज करें, तब तक हम 2 मिनट पानी पी लेते हैं। आप जल्दी से मैसेज करें। चलिए
आइए हम लोग इकोनॉमिक्स हमारा समाप्त हो गया, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की भाषा हमने पूरा समाप्त कर दिया। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा, देखिए इकोनॉमी क्या होता है, जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को। इकोनॉमी क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। देखिए व्हेन स्टार्टेड, पहले मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, व्हेन स्टार्टेड और न्यू इकोनॉमी एक्टिविटीज यूजिंग इकोनॉमिक्स, जब अर्थशास्त्र का प्रयोग करके नई आर्थिक गतिविधियां शुरू की जाती हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसका मतलब धन की व्यवस्था करना क्या कहलाता है, अर्थ का मतलब हमने समझाया आप लोगों को, वेल्थ क्या कहलाता है, वेल्थ का व्यवस्था करना, वेल्थ का व्यवस्था करना ही क्या कहलाता है बेटा, इकोनॉमी कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। ये क्लियर हो गया, यहां तक डेफिनेशन है। अब्दुल्ला शेख, देखिए बेटा मेरा नंबर कोई अभी अब बहुत व्यस्तता में रहते हैं, आप पहले कहां से बोल रहे हैं एक बार मैसेज करें आप। अब्दुल्ला शेख सर आप अपना नंबर दे दें, आप लिखें आप किस स्टेट से बात कर रहे हैं और आप किस स्टेट से हैं, आप एक बार मुझे बताइए। नंबर बच्चे ऐसे नहीं दिया जाता है, खासकर ओपन प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। चलिए एक बार सभी लोग मैसेज करें, अगर आपसे कोई कहता है इकोनॉमी क्या होता है तो आप बताइएगा जब अर्थशास्त्र का प्रयोग करके नई आर्थिक गतिविधियां शुरू की जाती हैं। देखिए ये शब्द बड़ा ध्यान रखिएगा, नई आर्थिक गतिविधियां जो शुरू की जाती हैं इसे ही हम लोग इकोनॉमी कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थात धन की व्यवस्था कैसे करनी है। यूपी जौनपुर से, उत्तर प्रदेश के जौनपुर से, ठीक है। क्लास के बाद हम दे देंगे, आप टेंशन मत रखिए, ठीक है ना। चलिए अब देखो जरा ध्यान से इस बात को समझिएगा, अगर हम अर्थव्यवस्था की बात किया तो एक ही टर्म को आपको पकड़ना है, अर्थव्यवस्था। ध्यान से समझिएगा, अर्थव्यवस्था, हमने कहा कि अर्थव्यवस्था में न्यू इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात की जाती है, न्यू इकोनॉमी एक्टिविटीज की बात की जाती है, एक्टिविटीज की बात की जाती है, नई आर्थिक गतिविधियों की बात की जाती है, नई आर्थिक गतिविधियों की बात की जाती है, गतिविधियों की बात की जाती है। अब आप देखोगे कि भारत में नई आर्थिक गतिविधियों के कई क्षेत्र हैं। आप देखिए जरा ध्यान से, यहां से इंटरलिंक कर रहा हूं। देखिए आर्थिक गतिविधियों के भारत में कई क्षेत्र हैं, जैसे आप सभी लोग जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, ये नई आर्थिक गतिविधियों के उपयोगी होता है, प्राथमिक क्षेत्र। अब हम लोग जानते हैं द्वितीयक क्षेत्र, और हम लोग सभी लोग समझते हैं तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग हैं, इसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं हम लोग हैं, और इसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं, और इसको हम लोग टर्सरी सेक्टर बोलते हैं, इसका मतलब ये तीन क्षेत्र तो हमारे प्रमुख हैं। क्या है बेटा, प्रमुख तीन क्षेत्र हैं। लेकिन अभी कोविड की वजह से, ध्यान रखिएगा, कोविड की वजह से एक फोर्थ सेक्टर को भी जोड़ा गया है और फिफ्थ सेक्टर को भी जोड़ा गया। ऐसा कोई नाम नहीं है, बस हम लोग कहते हैं कि फोर्थ सेक्टर भी इन्वॉल्व हुआ है और फिफ्थ सेक्टर भी इन्वॉल्व हुआ है। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए भारत में आर्थिक गतिविधियों के तीन क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र की हम लोग बात करते हैं। एक बार सभी लोग मैसेज करें प्लीज, एक बार आप मुझे बताएं कि सर आप जुड़े हैं बिल्कुल, तब मैं आगे क्लास लेकर चलाऊंगा। मैसेज करें सभी लोग, एक बार सभी लोग एक बार मैसेज करें, एक बार सभी लोग मैसेज करें एक बार। चलिए एक बार सभी लोग प्लीज एक बार मैसेज करें मुझे, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग बिल्कुल है, एक्टिव हैं। अब नोट्स बनाते चलिएगा साथ साथ में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, है ना। देखिए अर्थव्यवस्था से धन की प्राप्ति होती है, ध्यान से समझिएगा। अर्थव्यवस्था से पहली बात की धन की प्राप्ति होती है, और दूसरी बात बेटा संसाधनों की प्राप्ति होती है। दो चीजों की प्राप्ति होती है, इसलिए इसमें तीन सेक्टर को जोड़ा गया है, तीन क्षेत्र को जोड़ा गया है। पहला क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा जो है कि टर्सरी सेक्टर। तीन क्षेत्र को जोड़ा गया है, ये प्रमुख क्षेत्र हमारे माने जाते हैं। तो अब हम लोग एक एक सेक्टर पर ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे कोविड-19 में क्या प्रभाव रहा है इसका। जरा ध्यान से देखें। देखिए हम जब प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं, आप लोग नोट बनाते चलिएगा। देखिए हम लोग जब प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं, नोट बनाते चलिएगा। इसको इंग्लिश में प्राइमरी सेक्टर की जब हम लोग बात करते हैं, तो यह सेक्टर पूर्णतः बेटा देखो जरा ध्यान से, यह किससे संबंधित होता है, यह सेक्टर कृषि से संबंधित होता है। किससे होता है, कृषि से संबंधित होता है। अर्थात इसमें जो है कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है। और ये जो सेक्टर है बेटा ध्यान से समझिएगा, यह सेक्टर जो है कि जीडीपी में जो इसका कंट्रीब्यूशन होता है, कंट्रीब्यूशन जीडीपी में जो होता है, जो योगदान जो होता है वो 17.32% है। ध्यान रखिएगा। इवन देन कि आप सभी लोग जानते हैं लगभग ये जो है कि 50% से लेकर के 52% तक तो रोजगार देता है। ये क्या देता है, रोजगार प्रदान करता है। ध्यान में रखिएगा, ये सारे आपको डेटा लिखना है। अच्छा, शेख अब्दुल्ला ने कहा है कि सर मैं आपके आंसर राइटिंग का पूरी क्लास किया हूं, मुझे बहुत समझ में आया। थैंक यू। अनअकैडमी भी किए होंगे फिर बच्चे। चलिए, तो जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन करता है, 13.32% करता है, और इसमें रोजगार लगभग 50% से प्लस होता है, पैदा करता है ये क्षेत्र, है ना। और तीसरी हम लोग बात करें बेटा, जो यहाँ पे लोग कार्य करते हैं, ध्यान रखिएगा, कार्य करने वाले को यहाँ पे क्या कहा जाता है। तो आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ पे जो लोग कार्य करते हैं उसे क्या कहा जाता है। एक बार मुझे जल्दी से बताइए,
सभी लोग यहां पे कार्य करने वाले को सभी लोग बताइए, तो रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। इज इट क्लियर हो गया मेरी बात को? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से संबंधित होता है, इसमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है। जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन जो कि 17.32% होता है, लगभग 50% से ऊपर जो है कि हमारे जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन करता है। प्रिया शर्मा प्रेजेंट है, बहुत अच्छा। और इसमें जो कार्य करने वाले लोग हैं, जो वर्कर हैं, उसे रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। देखिए, चूंकि यह जो प्राथमिक क्षेत्र होता है, यह रूरल एरिया से जुड़ा होता है, रूरल एरिया से जुड़ा होता है, इसलिए यह रूरल इकोनॉमी कहलाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहलाता है बेटा? यह रूरल इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। किसको? रूरल इकोनॉमी को प्रेजेंट करता है। ध्यान रखिएगा, रूरल इकोनॉमी को प्रेजेंट करता है। यहां तक सभी लोग लिख लिया? आप सभी लोग यस बोले जरा, प्रेजेंट है आप सब, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे हम लोग चलें, आगे हम लोग चलते हैं। तो ये कितना पॉइंट हो गया जरा ध्यान से समझिएगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। आगे चलते हैं नंबर 6 पे, देखिए जरा ध्यान से। नंबर 6 क्या कहता है कि कोविड-19 के दौरान इस क्षेत्र में 3.4% का ग्रोथ रेट रहा है। ध्यान रखिएगा, ग्रोथ रेट इस क्षेत्र में कितना का रहा है बेटा? तो 3.4% का ग्रोथ रेट रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मात्र ऐसा एक क्षेत्र है जिसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। पूरे लॉकडाउन के दौरान किसानों ने लाठियों और डंडों से पुलिस वालों ने स्वागत किया, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें 3.4% का ग्रोथ रेट रहा है। मेरी बात इतनी सबको समझ में आ रही है? अब इसमें देखो क्या क्या सेक्टर पाए जाते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं इसमें क्या क्या होते हैं। कृषि से संबंधित होता है, दूसरा जो है कि हम वानिकी बोलते हैं, और तीसरा जो है कि मछली पालन इसमें किया जाता है, चौथा जो है कि पशुपालन किया जाता है, आप सभी लोग इस बारे में जानते हैं। और पांचवा जो है कि माइनिंग का खनन का काम होता है, खनन माइनिंग का काम किया जाता है। माइनिंग इसको बोलते हैं, इसको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं इंग्लिश में, इसको फिशरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिशरी। इसको जो है कि फॉरेस्ट्री बोलते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग, इसको एग्रीकल्चर बोलते हैं हम लोग हैं। तो ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं, ये कृषि से ही सारी चीज संबंधित होती हैं। एक बार मुझे बताओ कि सर यहां तक क्लियर हो गया? तो मुझे जल्दी से बताइए, यहां तक क्लियर हो गया मैसेज करके, एकदम जल्दी से आप लोग मुझे बताइए। सुशी देवी, संतोष भी प्रेजेंट हैं, बहुत अच्छा संतोषी, ठीक है, एक बार मैसेज करिए आप लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हम लोग एग्रीकल्चर की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर की हम लोग बात करते हैं, कृषि की बात करते हैं, तो कृषि में जो होता है, देखिए, एक पहला जो कि क्रॉपिंग, सभी लोग जानते हैं क्रॉपिंग होता है। दूसरा एनिमल्स हस्बेंड्री होता है, मैं लिख दे रहा हूं, जिसको हम लोग पशुपालन कहा जाता है, पशुपालन, ठीक है। और तीसरा जो है कि मछली पालन भी इसी में होता है। और चौथा जो है कि वानिकी जिसको हम लोग फॉरेस्ट्री बोलते हैं, और इसको जो है कि हम लोग फिशरी बोलते हैं, और इसको हम लोग एनिमल्स हस्बेंड्री बोलते हैं, और इसको हम लोग क्रॉपिंग जानते हो, फसल बोलते हैं। इज इट क्लियर? अब देखिए, आप लोगों को मेन सिखा रहा हूं कैसे कैसे लिखना है। जब इस कृषि क्षेत्र की बात करेंगे तो आप पिछला पूरा जाइएगा, आप बताइएगा कृषि क्षेत्र में ये बातें पूरी होनी चाहिए, प्राथमिक क्षेत्र से रिलेटेड होता है। और इसमें कितना जो है कि लॉकडाउन के थ्रू जो है कि कितना परसेंट ग्रोथ रेट रहा है? 3.4%। और इससे संबंधित, कृषि से संबंधित ये सारे हैं हमारे पास। और इसके बाद हमने देखा कि एग्रीकल्चर से संबंधित क्रॉपिंग होता है, एनिमल हस्बेंड्री होता है, मछली पालन, वानिकी, फॉरेस्ट्री, फिशरी है, एनिमल्स और क्रॉपिंग होता है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा, मेंस लिखते समय किस चीज का ध्यान होना चाहिए आप लोगों को। इज इट क्लियर? अब आपको एक चीज बड़े ध्यान में रखना है, एकदम अच्छी तरीके मैसेज करिए सभी लोग। देखिए, यहां पर हम लोग जो है कि अभी जो है कि हम लोग सेकंड रैंक पर हैं। इंडिया किस पर है बेटा? सेकंड रैंक पर है। और यहां पे हम लोग एनिमल हस्बेंड्री में फर्स्ट रैंक पे आ चुके हैं, ये बजट का डेटा है। और यहां पे मछली पालन में हम लोग सेकंड रैंक पर हैं। और यहां पे देखा जाएगा तो हम लोग 8वीं रैंक पर हैं। तो भारत जो है कि यहां पे 8वीं रैंक पर है, वहां पे दूसरे रैंक पर है, यहां पे पहले रैंक पर है, और यहां पे सेकंड रैंक पर है। इज इट क्लियर? सालू तोमर, बहुत अच्छी बात है। ये सब मेंस के लिखने का एक जरिया बता रहा हूं, आप कैसे लिखोगे। और बजट और सर्वे से जोड़ के बेटा मैं पढ़ा रहा हूं, इस बात का आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, ये जो मत्स्य पालन है, मत्स्य पालन में 7.5% तक ग्रोथ रेट रहा है। ग्रोथ रेट हमारा कितना? मत्स्य पालन में 7.5% तक। इसका मतलब आने वाले समय में हम लोग समुद्री जीव पर पूर्णतः निर्भर हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, 20 या 25 या 50 सालों में हम ये देख पाएंगे कि हम लोग ज्यादातर भारत का जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, कहीं ना कहीं हम समुद्री जीव पर निर्भर होंगे। ये क्लियर? देखिए, अब 2021 और 22 बजट का बात देखिए जरा। अब बजट 2021 और 22 में मछली पालन के लिए आप बताइए कि बंदरगाह बनाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। प्रपोजल इसका पास हो चुका है, पैसा लग रहा है, कंस्ट्रक्शन शुरू है। अब मुझे बताइए कि कहां बंदरगाह बन रहे हैं? तो 5 जगहों पर बंदरगाह बनाए जा रहे हैं। कितने जगहों पर बनाए जा रहे हैं? 5 जगहों पर बंदरगाह बनाए जा रहे हैं। बंदरगाह बनाए जा रहे हैं क्योंकि इसमें जो है कि बंदरगाह बनाए जा रहे हैं 5 जगहों पर। तो मुझे बताइए कि आप लोग कहां पे बनाए जा रहे हैं, एक बार आंसर दीजिए सभी लोग, मैं समझ पाऊं कि कहां पे बनाए जा रहे हैं। एक बार मुझे आप सभी लोग लिख के बताइए कहां पे बनाए जा रहे हैं। मैसेज करिए फटाक दे, मैसेज करिए सभी लोग। चलिए, आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता रहा हूं। देखिए, पहला जो है कि सरकार जो है कि कोच्चि का आप लोग नाम सुना है। दूसरा जो है कि आप बताइए विशाखापट्टनम का नाम सुना है, विशाखापट्टनम। तीसरा जो है कि पेटुआ घाट का नाम सुना है, पेटुआ घाट। आप बताइए पेटुआ घाट कहां है, एक कमेंट करके मुझे बताइए। पेटुआ घाट का नाम सुना आपने? कमेंट करिए मुझे और बताइए। और चौथा जो है कि हमने देखा चेन्नई, और पांचवा जो है कि पारादीप। अब मुझे आप बताइए कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी चीजें, स्टेट का सभी लोग नाम लिखिए। और सरकार जो कि बड़े 5 बंदरगाह बना रही है ताकि मछली उत्पादन में भी हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ सकें। जैसा कि हमने बताया कि मछली उत्पादन में हम लोग सेकंड रैंक पे पहुंच चुके हैं और 7.5% हमारा ग्रोथ रेट रहा है। और इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इन 5 जगहों पर बंदरगाह बना रही है। तो आप मुझे बताइए किस किस राज्य से संबंधित है? पेटुआ घाट वेस्ट बंगाल में पड़ेगा, ठीक है। कहां पड़ेगा? पेटुआ घाट वेस्ट बंगाल में। चलिए, मैंने लिख दिया। और बताइए आप लोगों को कहां पड़ेगा? कोच्चि कहां पड़ेगा?
बताइए कहां पड़ेगा कोची, लिख के बताइए कोची। चलिए आप लिख के बताइए सभी लोग, कोची कहां है? तमिलनाडु में बेटा कोची है। बहुत बढ़िया रात, बहुत बढ़िया बता रहे बेटा। केरल में है बेटा, ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। चेन्नई जो है तमिलनाडु में है, और पारादीप जो है कि उड़ीसा में है। आंसर सही दिया करें प्लीज, कम से कम स्टेट का नाम तो पता होना चाहिए ना। तो सरकार इतना प्रयास कर रही है। हाँ ठीक है बेटा प्रिया, ये क्लियर हो गया सभी लोगों को? तो मुझे बताइए कि हाँ क्लियर है। एक बार सभी लोग मैसेज लिख के मुझे बताइए कि सर क्लियर है। मैसेज मैं आप लोगों का मोबाइल में देख रहा हूं। यहां तक अभी क्लियर हो चुका है तो एक बार मुझे जल्दी से मैसेज करें, क्योंकि मैं क्लास को कंटिन्यू आगे रखूं। चलिए अब देखिए, इसी कृषि की जब हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग इसी कृषि की बात करते हैं, तो इसमें जो है कि अनाज, दूसरा जो है कि फसल या फल सब्जियां बोलेंगे इसको हम लोग, फल सब्जी, तीसरा जो है कि दूध, चौथा मांस, और जो है कि पांचवा चमड़े। मांस उत्पादन में हम लोग फर्स्ट रैंक पर हैं, चमड़े में हम लोग फर्स्ट रैंक पर हैं, दूध में हम लोग फर्स्ट रैंक पर हैं, फल में हम लोग सेकंड रैंक पर हैं, और अनाज में हम लोग सेकंड रैंक पर हैं। लिख लीजिएगा डेटा बेटा, ये डेटा आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्लियर? ये रैंक लिखिएगा आप सभी लोग जी। क्लियर है? बिल्कुल ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। ये डेटा लिखिएगा आप लोग। अनाज में हम लोग सेकंड रैंक पर उत्पादन में है, फल और सब्जियां में सेकंड रैंक पर हैं, दुग्ध उत्पादन में लोग फर्स्ट रैंक पर हैं, मांस में हम लोग फर्स्ट पे हैं, और चमड़े उत्पादन में हम लोग फर्स्ट पर हैं। आई होप कि सभी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, तो एक बार कमेंट प्लीज करें। चलिए अब हम लोग ये प्राथमिक क्षेत्र की सारी बातें हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं सेकेंडरी सेक्टर पर। चलिए हेडिंग डालिए सभी लोग, सेकेंडरी सेक्टर। आइए हम लोग सेकेंडरी, इसका मतलब हम लोग द्वितीय क्षेत्र पे बात करने जा रहे हैं। द्वितीय क्षेत्र, तो द्वितीय क्षेत्र का मतलब सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर की हम लोग बात करने जा रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर का जो संबंध होता है बच्चे, पहला इसका जो संबंध होता है वो उद्योग से होता है। और ध्यान में रखिएगा, यह जो है कि प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर ज्यादा होता है। प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता होती है। प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता कैसी होती है? जैसे मान लो कि कोई किसान ने गेहूं पैदा किया, तो गेहूं को तो अपने खाने के लिए कुछ रखेगा, लेकिन इसको जो है कि मशीन में जब तक नहीं भेजेगा, इंडस्ट्रीज में नहीं भेजेगा, तब तक इसका आटा नहीं बन पाएगा। इसका मतलब हमारा सेकेंडरी सेक्टर किस पर डिपेंड करता है? प्राथमिक सेक्टर पर डिपेंड करता है। ये क्लियर हो गया इतना बात सबको? तो एक बार मुझे बताइए कि जी सर क्लियर हो चुका है, फिर हम आगे बढ़ें। इसका मतलब ये प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता होती है इसकी, ठीक है। ये प्राथमिक क्षेत्र के लिए प्रसंस्करण का काम करता है। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र के लिए प्रसंस्करण का काम करता है। प्रसंस्करण के लिए इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ये क्लियर? इसका प्रयोग किया जाता है। मेरी बात इतनी समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर हम इसका कंट्रीब्यूशन देखें जीडीपी में बच्चे, तो ये लगभग जो है कि ध्यान रखिएगा 29.02% होता है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। लेकिन कोविड-19 के दौरान, ध्यान रखिएगा, कोविड-19 के दौरान यह क्षेत्र नेगेटिव रहा है, अर्थात नकारात्मक ग्रोथ रेट रहा है। यह ग्रोथ रेट क्या रहा है? नकारात्मक रहा है। क्यों नकारात्मक रहा है बच्चा? क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया गया था। बिल्कुल बढ़िया। अगर लिख रहे हैं तो ठीक है, कमेंट आप बाद में करिए, लेकिन लिखने के बाद कर दीजिए, ताकि हमको पता चले कि आप लोग बिल्कुल एक्टिव हैं, क्योंकि हम आज लंबी क्लास ले रहे हैं और बहुत सारी चीजें मैं जोड़ के पढ़ा रहा हूं, आप देख सकते हैं सारी चीजें। तो कोविड-19 के दौरान यह क्षेत्र जो कि नेगेटिव रहा। अब एक बात समझिए जरा, द्वितीय क्षेत्र तो गांव में लगाए नहीं जाएंगे, हमेशा यह शहर में लगता है, इसलिए अर्बन इकोनॉमी को प्रेजेंट करता है। ध्यान रखिएगा, यह जो है कि अर्बन इकोनॉमी को प्रेजेंट करता है, इकोनॉमी को प्रेजेंट करता है, अर्बन इकोनॉमी को प्रेजेंट करता है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में उद्योग को लगाया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया सभी लोगों को? तो एक बार मुझे बताइए जी सर क्लियर हो चुका है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इस क्षेत्र की अगर हम लोग बात देखें, आगे मैं चलता हूं। इस क्षेत्र में अगर हम देखें प्रमुख रूप से अगर हम देखें, प्रमुख रूप से अगर इस बात हम लोग इसकी बात करते हैं, तो इसमें जो है कि हमारा उद्योग आएगा पहला, दूसरा जो है कि विनिर्माण क्षेत्र, विनिर्माण, और तीसरा जो है कि निर्माण। विनिर्माण अलग है, इसको मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है, और इसको जो है कि कंस्ट्रक्शंस कहा जाता है, और इसका मतलब आप जानते हैं इंडस्ट्रीज होता है। इज इट क्लियर? तो प्रमुख रूप से इसमें जो है कि ये तीन चीजें पाई जाती हैं, उद्योग, विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र। और देखिए भारत में एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, भारत में कुल 8 जो है कि कोर उद्योग हैं। ध्यान रखिएगा, ये 8 जो है कि कोर उद्योग हैं। कोर उद्योग क्या होते हैं? तो कोर उद्योग वह उद्योग होते हैं जिस पर सभी उद्योग निर्भर होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जिस पर अर्थव्यवस्था निर्भर होती है, उसे हम लोग कोर उद्योग बोलते हैं। और भारत में कोर उद्योगों की संख्या कितनी है बेटा? तो टोटल 8 है कोर उद्योगों की संख्या। ये क्लियर हो रहा है? यहां तक सभी लोगों को क्लियर होगा? मुझे बताइए कि जी सर क्लियर हो रहा है, फिर मैं आगे बढ़ूं। एक बार आप मुझे बताइए, तो मैं पानी पी लेता हूं। चलिए अब हम लोग चलते हैं, भारत में हम लोग कोर उद्योग देखते हैं कितने हैं, ध्यान से समझिएगा। कोर उद्योग अगर हम बात करें बच्चे, कोर उद्योग की अगर हम बात करते हैं, तो टोटल भारत में 8 कोर उद्योग हैं। पहला कोर उद्योग जिसको हम लोग बोलते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली उद्योग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? है बिजली उद्योग। दूसरा जो है कि आयरन उद्योग, मतलब इस्पात उद्योग, और तीसरा जो है फर्टिलाइजर उद्योग। नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, फर्टिलाइजर उद्योग। चौथा हमारा जिसको हम सभी लोग जानते हैं सीमेंट उद्योग, और पांचवा हम लोग कच्चा तेल उद्योग, और छठा जो है कि रिफाइनरी उद्योग। आप सभी लोग नाम सुने होंगे,
रिफाइनरी उद्योग या सीमेंट उद्योग का ध्यान रखिएगा, मैं यहां पे मिटा देता हूं थोड़ा सा। ये हमारे पास फर्टिलाइजर और ये हमारे पास सीमेंट उद्योग और कच्चा तेल उद्योग, रिफाइनरी उद्योग, और 7 हो गया, 6 हो गया हमारे पास, बिजली उद्योग, इस्पात उद्योग, फर्टिलाइजर उद्योग, सीमेंट और कच्चा तेल, रिफाइनरी। और कौन सा उद्योग बताए? हम लोग लिख सकते हैं 7वें नंबर पे प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस उद्योग। आप सभी लोग जानते हैं प्राकृतिक गैस उद्योग। एक 8वां नंबर आप लोग मुझे बताइए कि 8वां नंबर का क्या रह गया है आप लोग जो प्रमुख रूप से, आप जैसे हम लोग जानते हैं ना 8वां नंबर पर कोयला उद्योग, सभी लोग नाम सुने? कोयला उद्योग सुने कि नहीं आप लोग नाम? ये हमारे पास टोटल जो है कि 8 जो है कि कोर उद्योग हैं, कोर उद्योग हैं जिस पर पूरी अर्थव्यवस्था हमारी टिकी हुई है, जिस पर हमारी अर्थव्यवस्था जो है कि टिकी हुई है, अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। ये 8 उद्योग में से अगर कोई एक उद्योग भी बंद होता है या किसी प्रकार से नुकसान में होता है तो यह समस्या उत्पन्न हो जाएगी, है ना? ठीक है, चलिए प्रिया शर्मा, अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, कमेंट में लिख दीजिए हाँ सर पता है, फिर हम समझ जाएंगे कि हाँ तुमको पता है। तो ये आप लोग सेकेंडरी सेक्टर का पूरी बात आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए सेकेंडरी सेक्टर में जो वर्कर होते हैं, ध्यान रखिएगा, यहां पर जो वर्कर होते हैं वो 2 प्रकार के वर्कर पाए जाते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है कि इसको कहा जाता है कुशल, और दूसरा कहा जाता है अकुशल। अकुशल का मतलब वह व्यक्ति जिसको टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, और कुशल व्यक्ति वह व्यक्ति जिसको टेक्नोलॉजी मशीनरी का ज्ञान है ना? तो कुशल व्यक्ति को हम लोग जो है कि कहा जाता है कि व्हाइट कॉलर जॉब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइट कॉलर जॉब कहा जाता है। जो अकुशल है इन्हें जो है कि ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है, ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है। और जो माइनिंग में काम करते हैं लोग हैं, माइनिंग में जो काम करते हैं उन्हें हमने बताया था ब्लैक कॉलर जॉब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक कॉलर जॉब कहा जाता है। यहां तक सभी लोगों को क्लियर हो गया? जी बिल्कुल, अच्छी बात है, यहां तक क्लियर हो चुका है। तो आई होप कि आप सभी लोग कमेंट एक बार जरूर करिए और मुझे बताइए कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो चुका है सभी लोगों को, ठीक है? फिर हम लोग आगे चलते हैं। एक बार जल्दी से बताइए मुझे कि हाँ सर क्लियर हो चुका है। चलिए अब हम लोग आते हैं तृतीय क्षेत्र पर, हम लोग टर्सरी सेक्टर पे आते हैं। तृतीय क्षेत्र पर हम लोग आते हैं, टर्सरी सेक्टर पर। तो पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, ये देखिए क्योंकि शहर में लगता है या शहर में इसकी सर्विस दी जाती है, इसलिए यह भी जो है कि अर्बन इकोनॉमी को प्रेजेंट करता है। अर्बन इकोनॉमी को क्या करता है? प्रेजेंट करता है। तो अर्बन इकोनॉमी को 2 सेक्टर प्रेजेंट करता है। पहला एक सेकेंडरी सेक्टर और दूसरा जो है कि टर्सरी सेक्टर। ये जो कि अर्बन एरिया को, अब आपको पता है कि 29.02% ये हो गया और 53.66% ये हो गया। देखिए कहां चला गया ये, 1 मिनट बेटा रुकिए जरा आप लोग, ठीक है? ये क्लियर? तो 53.66% इसको हम लोग मानेंगे। तो टोटल मिलकर के आप देखोगे 5 2 7 लगभग 80% तक इकोनॉमी को कवर यही करता है। अब आप सोचिए कि कोविड-19 के दौरान ये क्षेत्र किसमें रहा है? निगेटिव में रहा है। इसका मतलब इसका ग्रोथ रेट जो है कि दोनों का निगेटिव रहा है। तो 80% अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बंद कर दिया जाए तो आप बताइए कि प्राइमरी सेक्टर ही मात्र एक संभालने वाला सेक्टर था और जिसमें 3.4% का ग्रोथ रेट रहा है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं ना प्राइमरी सेक्टर कितना मालूम इंपॉर्टेंट है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में जब हमारे यहाँ खाद्यान्न की समस्या अगर होने लग जाए तो ये मान लीजिएगा सिर्फ मेरे पास प्राथमिक सेक्टर ऐसा है जो हमको इस सारी समस्याओं से निजात दिला सकता है। ये क्लियर हो गया सभी लोगों को? 80% ये दोनों क्षेत्र कवर करते हैं। कोविड-19 के दौरान ये दोनों क्षेत्र बंद हो चुके थे। मात्र एग्रीकल्चर ऐसा सेक्टर रहा है जो पूरा का पूरा हमारा इकोनॉमी को संभाला। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत लोगों को राशन की सुविधा सरकार ने दिया, लोगों की खाद्य सुरक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा सरकार ने मदद किया लोगों को लेकर के। तो इसका मतलब यह सेक्टर प्राथमिक सेक्टर हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए किसान ने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। आप देखे होंगे सबसे बड़ा आंदोलन अगर भारत में रहा है तो किसान आंदोलन रहा है और सबसे लंबे समय तक चला है तो किसान आंदोलन चला है। यहां तक सभी लोगों को क्लियर हो गया? मेरी बात बताओ कि क्लियर हो चुका है? अब देखिए यह तृतीय क्षेत्र किससे संबंधित होता है? तो आप बता सकते हैं सेवा से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? सेवा से संबंधित होता है। और ये जो है कि शहरी क्षेत्रों में होता है, शहरी क्षेत्र में होता है सेवा देना। ये क्लियर हो रहा है? मेरी बात को बताइए सभी लोग एक बार यस लिख करके बोलिए कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो रहा है। अर्थात शहरी अर्थव्यवस्था को प्रस्तुत करता है। हम लोग कहें किसको? शहरी अर्थव्यवस्था को प्रस्तुत करता है, अर्थव्यवस्था को प्रस्तुत करता है। ये क्लियर? अब इसमें जैसे आप सभी लोग जानते हैं, अगर हम सेवा क्षेत्र की बात करें फॉर एग्जांपल में हम लोग सभी जानते हैं जैसे हमारा बैंकिंग सेक्टर, तो बैंकिंग सेक्टर किससे संबंधित है? सेवा से। जैसे हम लोग सभी लोग जानते हैं इंश्योरेंस सेक्टर किससे संबंधित है? सेवा से। हम लोग ट्रेड व्यापार हम लोग देखेंगे, ट्रेड सर्विस किससे संबंधित है? सेवा से संबंधित है। तो ये सब हमारे पास क्या है? सेवा से संबंधित हमारे क्षेत्र हैं। ये क्लियर? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। तो ठीक है, अब देखिए ये कंट्रीब्यूशन कितना करता है? तो ये हम लिख सकते हैं 53.66% जो है कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है। भागीदारी इसकी है कितना है? 53.66% है। और ये कोविड-19 के दौरान निगेटिव में यह क्षेत्र रहा है। कोविड-19 के दौरान यह क्षेत्र पूर्णतः क्या रहा है बेटा? निगेटिव में रहा है। ये क्लियर हो गया? यहां पे जो लोग जॉब करते हैं, ध्यान रखिएगा, यहां पे जो लोग जॉब करते हैं इसे भी हम लोग व्हाइट कॉलर जॉब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइट कॉलर जॉब कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? व्हाइट कॉलर जॉब कहा जाता है। तो ये हमारा तीनों क्षेत्र समाप्त हो चुका है। अब हम लोग आते हैं फोर्थ सेक्टर पर। एक लाइन में समझिएगा फोर्थ सेक्टर, इनका संबंध जो है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होता है। अर्थात ऐसे लोग जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जिनका संबंध होता है वह सारे जो कि फोर्थ सेक्टर में। जैसे हम लोग अब क्या कर रहे हैं? टीचर क्या है? तो टीचर क्या है? टीचर किस में आएगा? फोर्थ सेक्टर में आएगा। ये भी व्हाइट कॉलर जॉब कहलाएगा। आप समझो ना, जैसे लाइव क्लास चलता है, लाइव क्लास अगर चलता है तो किस सेक्टर में आएगा? फोर्थ सेक्टर में आएगा। इसी तरीके से हम लोग फिफ्थ सेक्टर की अगर बात करें तो जितना भी हमारे पास डीएम है, डीएम, सीएम
और पीएम लोग होते हैं, प्रधानमंत्री लोग, ये लोग क्या करते हैं, पॉलिसी मेकर होते हैं। क्या होते हैं, पॉलिसी मेकर होते हैं। इनके पॉलिसी से देश बर्बाद भी हो सकता है और आबाद भी हो सकता है, इसलिए इन्हें जो है कि फिफ्थ सेक्टर में रखा गया है। और यहां पे जो लोग काम करते हैं उसे जो है कि गोल्ड कॉलर जॉब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोल्ड कॉलर जॉब कहा जाता है। आई होप कि ये पांचों सेक्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जल्दी से मुझे बताओ कि पांचों चीजें आप लोगों को पूर्णतः आ गई समझ में या नहीं आ गई। एक बार मुझे कमेंट करके मुझे बताएं, कमेंट करके मुझे जल्दी से बताएं कि जी सर बिल्कुल जो है कि समझ में आ चुका है। ठीक है, हाँ कमेंट करें सभी लोग। चलिए, शायद टाइम ज्यादा भी हो गया है और मैं यहीं पर क्लास को क्या करता हूं, मैं ऑफ करता हूं। ठीक है, आप सभी लोग मुझे कमेंट करिए जरा और देखिएगा, मैं आपको दे देता हूं 7827658571। ठीक है, अब मैं क्लोज करता हूं। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ये नंबर है। ठीक है, अगर कोई समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है ना।